नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, और एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ये होगा ना, एक प्लेन की वजह से क्या होता है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो दोनों का सम आ तो रहा है, वो तो दोनों का सम है यहाँ तो ये खुद पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। इसकी वजह से इस पर देखेंगे हम लोग, फिर उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलो, हो गया मतलब ये ना। हाँ वो, लेकिन वो उसका आंसर मेरे हिसाब से तो जीरो ही आना चाहिए। पता नहीं वो कैसे मतलब 13.6 ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि नेट उस पॉइंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं आर नॉट की, तो आर नॉट पे तो वहाँ टोटल एनर्जी जीरो आ रही है ना, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी भी तो लिखोगे ना। ठीक है ना, तो उस दिन जो बता रहा था वो जीरो आ रहा मेरे तो, क्योंकि नेट एनर्जी जीरो आ रही है, देखो आप वहाँ। जब नेट एनर्जी जीरो आ रही है तो फिर उसको वहां से वहां ले जाने में तो वर्क क्या करना पड़ेगा, जीरो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देखिए ना उसमें, तो हमने यही तो कहा उसने। 2.18 में के सी में फिर से मैं समझा देता हूँ। भाई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन तो आर नॉट में ही चक्कर लगा रहा है। आर नॉट कितना था, 0.53 एंगस्ट्रॉम था। अब इसने क्या किया कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो माना है इसने। यहाँ पर इसने जो कि वो कितना था, 2 आर नॉट था। ये कह रहा है कि यहाँ की पोटेंशियल जीरो है, तो उसके करस्पॉन्डिंग तो मैंने यहाँ की पोटेंशियल लिखी है ना, इस पॉइंट की पोटेंशियल लिखी है मैंने। हम्म, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसी में घूम रहे होते हैं, इसी 20 स्पीड से। और यहाँ पोटेंशियल जीरो ले रहा, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ की पोटेंशियल हम लोगों ने लिखी है। उसके बाद ही तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया है। पता नहीं कैसे वो 13.6 कहाँ से ला रहे हैं। भाई इस ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है तो एनर्जी तो उसकी अभी भी, टोटल एनर्जी तो जीरो आ रही है उसमें। इस केस को मानते हो तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस ऑर्बिट में, आर नॉट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जीरो आ रही है, टोटल एनर्जी जीरो आ रही है, बताइए। वो मुझे समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए आंसर, जीरो आंसर होना चाहिए उसका। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट में क्या बदलाव करोगे आप, और पता नहीं कैसे किस आधार पे 13.6 ला रहे हैं हम लोग। हाँ अगर ये वो कहता, मान लो अगर ऐसा होता कि मान लो पार्टिकल सर्कल में घूम ही नहीं रहा है, अगर वो बोलता तो बात ही नहीं करूंगा ना फिर तुम उस केस में काइनेटिक एनर्जी की तुम्हें। अगर वो कहता घूम ही नहीं रहा, केवल वहां रखा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तब तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। क्योंकि वो एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी उसकी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो वो तो घूम तो रहा है। ठीक है ना। यही था। और इसमें क्या क्या करवा देता मैंने मैग्नेटिक फील्ड में। सर गायरो मैग्नेटिक रेशियो पढ़ा दिया था। ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी ले लेंगे, ठीक। हम्म, अब क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या करवा दे, एक मिनट देखता हूँ यार। मैग्नेटिक फोर्स हो गया था। हम्म,
मैग्नेटिक रेशियो भी हो गया था। चलिए, तो आपने इसमें के जो एग्जांपल थे वो एग्जांपल के आपने शेप के, तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो भी हो गया और वो भी हो गया। चलो, नेक्स्ट हमारे पास में अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो, यानी नेक्स्ट है लॉरेंट्ज फोर्स। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ फिर कैलोरीमेट्री वाला पार्ट आपको। आज तो पढ़ ही लेते हैं इसी को, ठीक है। तो लॉरेंट्ज फोर्स यानी जिसमें क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी है और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी है, ठीक है। तो व्हेन a charged particle is moving in electric field as well as in magnetic field, ओके। तो उस केस में जो चार्ज का पार्टिकल पे फोर्स होगा, देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज, हो जाएगा Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फोर्स होगा। इसी फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो यहाँ जब Q की हम बात करेंगे, Q को हमेशा विद साइन लेंगे। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये हमारे पास में फोर्स आ जाएगा, ओके। और मैग्नेटिक फोर्स तो हमेशा वर्क क्या करेगा, जीरो ही करेगा। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। केवल जो वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा। इसमें कुछ केस डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लो जैसे पहला केस है, पहला जैसे पहला केस है हमारे पास में कि ए, बी और बी तीनों ही पैरेलल है मान लो, तो क्या होगा, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या करेगी, इंक्रीज करती जाएगी, है ना। इसकी स्पीड क्या होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जाएगी। तो मान लो यहाँ से अगर किसी पार्टिकल को आपने मान लो रिलीज भी किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी रही है, और यहाँ वेलोसिटी अगर रही भी मान लो इस डायरेक्शन में, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी रही इस डायरेक्शन में, मान लो वेलोसिटी होगी भी, तब भी क्या करेगा, जो क्यू ई फोर्स इस पर, वो इसको वेलोसिटी क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा ना। इसका मास अगर एम है तो इधर ई वेक्टर भी है और इधर ही बी वेक्टर भी है।
कि पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा। और इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी u है इक्वल टू 0 पर, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई बाई एम होगा ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस ए टी किस इंस्टेंट पर। इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, है ना। तो पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओके, पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में move करेगा। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल चार्ज पार्टिकल will be in straight line। ठीक है, तो ये केस है इसमें। दूसरा केस है कि अगर मान लो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यानी इस केस में मैं ई और ए, ई और बी दोनों को सेम डायरेक्शन में ले रहा हूँ, यानी पैरेलल है। और इसको लेकिन किसी एंगल में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना। यानी केस टू ऐसा है कि हमारे पास में है कि ई और बी दोनों पैरेलल है, लेकिन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड ई वेक्टर और बी वेक्टर इज अदर देन 0 एंड 180 डिग्री है, मान लो। ठीक है, अभी जैसा वो पहले वाले केस में 180 डिग्री भी हो सकता था वो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती थी उसकी वेलोसिटी। लेकिन इस केस में मतलब हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें एंगल क्या है, कुछ एंगल दिया हुआ है। मतलब कैसे, समझ लेते हैं। मान लो ऐसा दिया आपने को, तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है, इधर ही हमने बी वेक्टर भी इधर ही है, और इसको हम लोग किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा इधर, वी नॉट साइन थीटा। एक कंपोनेंट होगा इधर वी नॉट कॉस थीटा। अब इसका पाथ क्या होगा, ये इस बारे में हम समझना है। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम टी बाद, या इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, एक तो पाथ के बारे में बात करना है कि पाथ कैसा होगा। दरअसल इसका जो पाथ आपको मिलेगा, वो पाथ तो हेलिकल होगा, लेकिन इंक्रीजिंग पिच होगा। यानी ये एक्चुअल में, क्योंकि इसका देखो ये कंपोनेंट तो इसका बढ़ता ही जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा तो, और वी नॉट साइन थीटा वाला कंपोनेंट की वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक्चुअल में क्या होगा यहाँ,
ये ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा ये। लेकिन इंक्रीजिंग पिच होगा इसका, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आपको अगर मान लो ये P1 मिला, तो फिर यहाँ ये P2 मिलेगा, फिर यहाँ ये P3 मिलेगा, इस तरह से। और आप देखोगे कि P1 फिर P2 फिर P3 एंड सो ऑन। ये पिच क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि ये हेलिकल पाथ तो है लेकिन इंक्रीजिंग पिच है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। और ये जो बी नॉट साइन थीटा ये क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ मान लो, तो इसको मैं दो तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहला जनरल केस डिस्कस करते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है, तो अभी ये भूल जाओ। फिर सेकंड केस बताऊंगा मैं आपको, मतलब इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा कैसे करना है। तो फर्स्ट मेथड, हमें कुछ नहीं आता है, क्या करेंगे, हमें ये तो मालूम है कि फोर्स कितना है, इस पर फोर्स कितना है, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो एट टाइम टी की बात करेंगे हम लोग। अब एक चीज और है यहाँ, ये आप देख रहे हो कि ये पार्टिकल को हम कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन से। तो यानी एट टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो। और वेलोसिटी क्या है देखो, यू एक्स कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, यू वाई कितना है, जीरो, है ना, और यू जेड कितना है, वी नॉट साइन थीटा। वी नॉट कितना है यहाँ, मतलब यू जेड कितना है, वी नॉट साइन थीटा। वी नॉट साइन थीटा, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। हम फोर्स भी देख सकते हैं, फोर्स क्या क्या लग रहा है। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ फोर्स की बात करेंगे तो एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है टी इक्वल टू जीरो पे, है ना। वो तो यहाँ रख के देख लेंगे तो फिर पता चल जाएगा आपको, ये टी इक्वल टू जीरो पे इसको फोर्स की वैल्यू पहले यहाँ चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, किधर किधर फोर्स लग रहा है। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे फोर्स किधर किधर लग रहा है, तो मिल जाएगा। तो एफ फैक्टर इक्वल टू क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, है ना। ये ई ले लेते हैं हम लोग, ई क्या हो जाएगा, ये आई कैप प्लस क्यू। वेलोसिटी वेक्टर देखो इसका, वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे, तो वी नॉट cos थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप क्रॉस बी वेक्टर किधर है, तो बी आई कैप है ना। तुम्हारे पास आ गया क्यू ई आई कैप प्लस क्यू बी, आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया, और जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। सर वो जेड होगा ना। ये 10 सॉरी ये के कैप है, तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, और ये वी नॉट साइन थीटा के क्रॉस आई जे कैप हो गया ना। यानी इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर किधर लग रहा है, टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं तो अलोंग द एक्स एक्सिस लग रहा है, और एक अलोंग दी वाई एक्सिस लग रहा है। ओके, जेड एक्सिस में क्या है, फोर्स जीरो है। ये हमारा हो गया टी इक्वल टू जीरो के लिए कंडीशन आ गई। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ एट टाइम टी की। तो एट टाइम टी पर वेलोसिटी क्या है, किस डायरेक्शन में नहीं मालूम, तो लेकिन इसको ये तो कांस्टेंट है हमारे पास में। यहाँ लिखेंगे वी वेक्टर को लिखेंगे हम लोग वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप क्रॉस बी आई कैप। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा क्यू ई आई कैप प्लस क्यू बी, आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया, प्लस आई जे क्रॉस आई,
तो माइनस माइनस के कैप। माइनस के कैप हो जाएगा। फिर वी जेड के क्रॉस आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, जे कैप हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ वेक्टर इक्वल टू ये आ गया। और एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम ए एक्स आई कैप, एम ए वाई जे कैप, एम ए जेड के कैप। न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो ये हमारे पास एफ वेक्टर है ना, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई आई कैप, क्यू बी बी जेड जे कैप माइनस क्यू बी बी वाई के कैप। सेग्रीगेट कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि एम ए एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू ई, एम ए वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू बी बी जेड, और एम ए जेड इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस क्यू बी बी वाई। ऐसे हमने इसको कर लिया। ये तो एक मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं उस वो तरीका है। फिर आपको लॉजिकल तरीके से कैसे करेंगे, सो इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं आपको, ठीक है। लेकिन ये मेथड ऐसा है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो, तो इस मेथड से आंसर आना ही आना है ना। मान लो आपको कुछ अता पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो फिर ये इस मेथड से करिएगा आपको। लेकिन इनिशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी आपके पास में, वो यूज करें आगे चल के हम लोग। अब यहाँ तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें देखो आप, ये ए वाई है, ये बी जेड है, ये ए जेड है, ये बी वाई है, यानी आपस में कनेक्शन है इनका। इसका इनका कोई कनेक्शन है तो अलग है, सेपरेट है। इसको तो आप अलग से सॉल्व कर लो। देखो, तो अलोंग द एक्स एक्सिस की अगर आप बात करोगे, अलोंग द एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको क्या लिख दोगे आप, एम ए एक्स इक्वल टू क्यू ई है, हो गया एम डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्यू ई। तो सॉल्व कर लो, हमारे पास आ गया डी वी एक्स इक्वल टू क्यू ई बाई एम डी टी। तो इंडिकेट कर दो, इसको जीरो से टी के लिए करोगे, इसको जीरो। इनिशियल कितना था, जीरो नहीं था, जीरो वी नॉट कॉस थीटा है। इनिशियल कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वी एक्स। यहाँ तो आपको मिलेगा वी एक्स माइनस वी नॉट कॉस थीटा इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टी। मिलना ही था, ये वेलोसिटी आ गई। तो वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी। मैं एक्स भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ओरिजिन पे तो सही से। तो वी नॉट कॉस थीटा टी प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डी भी है ना, डी एक्स बाई डी टी करके इंडिकेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन दे रखी उसकी, तो ये आ गया, एक्स में मिल गया आपको। प्रॉब्लम तो इसका है थोड़ा सा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि ए वाई है या वी जेड है या ए जेड है या वी वाई है, तो क्या करूंगा मैं, सिंस क्या दिया हुआ है अपने को, एम सर ए वाई इक्वल टू, हाँ बोलिए। सर एक बार उसको ऊपर वाला पेज दिखाइए दिखाइए ना सर बस। ऐसे ये वो देखो, ऊपर वाला पिछले पेज का वो ऊपर का पार्ट देखना है। एक मिनट, मैंने लिखने को नहीं दिया क्या आप लोगों को टाइम, ये लिख लो यार पहले, सब जो भी छूट गया वो लिख लो पहले।
लिख लिया? हाँ सर। तो थोड़ा नीचे करिए ना। हाँ सर, हो गया। सर आपका माइक नहीं माइक होता। ऑफ है आपका। एम ए वाई इक्वल टू क्यू बी बी जेड ए और एम ए जेड इक्वल टू माइनस क्यू बी बी वाई है। तो आपस में देखो इनमें रिलेशन है, तो क्या करूंगा देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो एम डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्यू बी बी जेड लिख सकता हूँ। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, देखो एम डी टू वी वाई बाई डी टी टू इक्वल टू क्यू बी डी बी जेड बाई डी टी। और आप देखो ये क्या है, एम डी बी जेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू बी, सॉरी ये तो वी वाई है ना हमारे पास में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं हम लोग। क्या आ गया हमारे पास में, देखो एम डी टू वी वाई बाई डी टी टू इक्वल टू क्यू बी, और ये जाएगा माइनस क्यू बी बाई एम इन टू वी वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो डी टू वी वाई बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर बी वाई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हमें मालूम ही है कि डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका जनरल सॉल्यूशन आया था एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वैसा ही यहाँ है, एक्स की जगह क्या है, यहाँ वी बाई है, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्यू बी बाई एम है, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया वी वाई इक्वल टू ए साइन,
इसको आप ये लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओमेगा स्क्वायर वी बाई, तो ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव, और जहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम। अब अपने को क्या चाहिए, फाइव चाहिए और ए चाहिए। तो टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन अपने को पता है, तो हमें मालूम है कि टी इक्वल टू जीरो पर फोर्स क्या रहता है ना, वो दिया होता, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा एट टी इक्वल टू जीरो। देखो टी इक्वल टू जीरो पर वी वाई क्या था, जीरो ही तो था, ये रहा ना। टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन ये दिया हुआ है, तो टी इक्वल टू जीरो पर यू वाई क्या था, जीरो था। तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो क्या हो गया देखो, जीरो इक्वल टू ए साइन जीरो प्लस फाइव। इसका मतलब फाइव की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ जीरो हो गई, रख दो यहाँ। तो वी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो था। अब ए कैसे निकालें, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। डी वी वाई बाई डी टी टी इक्वल टू जीरो पर क्या था, यहां से देखो ये था क्यू बी बी नॉट साइन थीटा, आ रहा देखो जेड डायरेक्शन, उसमें वाई डायरेक्शन में। तो वहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा अपने को। एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, यानी ये हो गया क्यू बी वी नॉट बाई एम साइन थीटा इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, ये जीरो हो गया ना। बात कर रहे हैं एट टी इक्वल टू जीरो पर, ये तो वन हो गया। ओमेगा की वैल्यू मुझे दे रखी, तो क्या हो जाएगा बी क्यू बी वी नॉट बाई एम साइन थीटा इक्वल टू ए क्यू बी बाई एम, यानी ए की वैल्यू आ गई है बी नॉट साइन थीटा। तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई है बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अब अगर ये आ गया है, तो हमें ये भी मालूम है कि वी वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वी, क्या होता है, वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई, एक मिनट अभी लिखने को देता हूँ मैं आपको। तो सिंस वी वाई इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, और ये इक्वल टू क्या है, वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंडिकेट कर देंगे, कहाँ से का इंडिकेट करेंगे, जीरो टू टी। और इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसकी तो जीरो ही थी, सॉरी पोजीशन क्या था, वेलोसिटी कहाँ है, पोजीशन क्या था, जीरो ही था, ओरिजिन पे था, और ये वाई है। तो वाई इक्वल टू आ गया वी नॉट साइन थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा जीरो टू टी, रख दो। तुम्हारे पास आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा, और ये हो गया वन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। ये हमारे पास में वाई आ गया, इसको लिख लो पहले।
क्लियर? सर नीचे का पार्ट दिखाइए ना थोड़ा। लिख लिया ना? हाँ सर। तो ये हमारे पास में वी वाई भी मिल गया, ये भी लिख लो। अब हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, देखो हमारे पास में इक्वेशन है ना, तो हमें ये भी निकालना है। तो सिंस ए जेड इक्वल टू हमारे पास में माइनस क्यू बी वी वाई ना, तो वी वाई की वैल्यू तो अपने को मिलेगी, वो रख देंगे यहाँ। तो माइनस क्यू बी वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया हमारे पास में, एम को इधर ले जाएंगे हम लोग, तो जाएगा डी वी जेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस क्यू बी बाई एम वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी। इसको इंडिकेट कर देंगे। तो डी वी जेड इक्वल टू माइनस क्यू बी वी नॉट बाई एम साइन थीटा साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंडिकेट कर देंगे। इसको 0 से टी के लिए, इसको इसकी तो वेलोसिटी थी इनिशियल, क्या थी इस डायरेक्शन में, वी नॉट साइन थीटा, और ये हो जाएगा वी जेड। ये मिलेगा वी जेड माइनस वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बी वी नॉट साइन थीटा बाई एम, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 टू टी। तो वी जेड इक्वल टू हो गया वी नॉट साइन थीटा और माइनस क्यू बी वी नॉट साइन थीटा बाई एम, और यहाँ ए आई गया, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज है, आप देखिएगा ये कट जा रहा है, ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ से कट जा रही है, यानी अल्टीमेटली क्या रहेगी आपके पास, देखो ओमेगा से तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली हो गया यहाँ वी नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ये वी जेड आ गया, और वी जेड आ गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो,
डी जेड बाई डी टी, तो ये भी निकाल सकते हो आप। तो डी जेड इक्वल टू क्या आ गया, वी नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी डी टी। इसको इंडिकेट करेंगे 0 से टी के लिए, इसको 0 टू जेड के लिए। तो जेड इक्वल टू मिल जाएगा वी नॉट साइन थीटा बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में जेड मिल जाएगा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, पूरी गणित लगा दी हमने। जितना आपने पूरे साल भर में इंटीग्रेशन नहीं किया होगा उतना कर लिया हमने। इतना करने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर ये एक जनरल केस है कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें इतना करना ही नहीं पड़ेगा। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब देखो दूसरा मेथड क्या है। ये हमारे पास में है ना, इनिशियल कंडीशन अपने को दे रखी है। मैं अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं इसको इधर से देखूंगा मुझे कैसा नजर आएगा, देखो ये जेड है और ये वाई है ना। तो आप देख रहे हो कि इसका एक कंपोनेंट तो वी नॉट कॉस थीटा जो कि अंदर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा हुआ है, यहाँ ऐसा लगा हुआ है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसका ये कंपोनेंट इधर, कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा है, और एक उस डायरेक्शन में अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, वी नॉट कॉस थीटा। अब आप देख रहे हो कि वी नॉट साइन थीटा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये सर्कल में घूमेगा ना ये पार्टिकल, यानी ये ऐसे सर्कल में घूम जाएगा नहीं, तो ये इसको सर्कल में घुमाएगा वी नॉट साइन थीटा, और वी नॉट कॉस थीटा क्या लेके जा रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है। तो उसकी तो बात ही नहीं है, उसको तो हटाए दो आप चाहो तो, क्योंकि वी एक्स तो आपका क्या मिल जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ये तो हो गया वी नॉट कॉस थीटा, उस डायरेक्शन में एक्सलेशन क्या है इस पर, क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये वी एक्स आ जाएगा। और एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर ना।
क्योंकि उस डायरेक्शन में केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसको, और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो तो इस प्लेन में लग रहा होगा, लगेगा उसको। तो ये तो एक्स एक्सिस में आ गया आपका। अब आप किसी जनरल टाइम टी की बात करो तो टी इक्वल टू 0 पर यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये जब यहाँ यहाँ कहीं पहुंचा मान लो इस जगह पर, तो रोटेट हुआ तो ये घूम के ऐसे जाएगा ना, तो ये कितना रोटेट हुआ, ओमेगा इंटू टी ना, कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, तो ये यहाँ चला गया है ना, तो ये कितना घूम के आया इधर, ओमेगा टी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका ये कंपोनेंट तो इधर रहेगा, वी नॉट साइन थीटा है तो चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेगा इसका। तो अगर ये ओमेगा टी से घूम के आए तो इसका देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ ये कितना होगा, ओमेगा टी होगा, तो फिर ये कितना होगा ओमेगा टी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ये क्या हो गया वी वाई, ओरिजिनल में क्या लिखोगे वी नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, यही तो आ रहा, देखो आप ये वी वाई आ रहा है आपका, देखो ये वी वाई क्या आ रहा है यहाँ, वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ये वही तो आ रहा है वी नॉट साइन थीटा साइन ओमेगा टी। वी जेड देखो, वी जेड कितना आ रहा है देखो यहाँ से, ये वी नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, ये वही तो आ रहा है वी नॉट, ये दरअसल जेड है। बात समझ में आ गई। और एक्स एक्सिस का मिल ही गया तो वाई एक्सिस में कितना चला, तो यहाँ से देखेंगे देखो, और ओमेगा क्या होगा, क्योंकि कौन घुमा रहा है इसको, तो ओमेगा हो जाएगा दरअसल यहाँ, मतलब ये होगा एम वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी नॉट साइन थीटा इंटू बी ना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया देखो, वी नॉट साइन थीटा बाई आर इक्वल टू क्या होगा ओमेगा, और ये क्यू बी बाई एम, ठीक है ना। तो इस केस में आप देख रहे हो कि ये क्या है, यहाँ देखो ये आर कॉस ओमेगा टी ना, हमें तो ये चाहिए ना वाई, क्योंकि ओरिजिन तो ये है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, और आर की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे, तो ये आपके ये भी आ गया, आर की वैल्यू ये है, यहाँ से मिल जाएगी आपको आर की वैल्यू। उसी तरह जेड की बात करोगे तो जेड में क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी, वही तो आ रहा देखो यहाँ, ये देखो और ये आर की वैल्यू यहाँ से आई रही ना आपकी, क्योंकि ये क्या है ओमेगा ही तो है, ये क्या देखो क्यू बी बाई एम ओमेगा है ना, बात हो रहा है, आर इक्वल टू क्या रहा वी नॉट साइन थीटा बाई आर ओमेगा तो रहा है, कितना आ रहा है वी नॉट साइन थीटा बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये सब आ गया। लेकिन इसमें आपकी बुद्धि का है, बुद्धि में अगर भूसा भरा है तो नहीं समझ में आएगा, और अगर बुद्धि थोड़ा बहुत काम करती है तो फिर तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से हम पहले ये तो समझो कि हो क्या रहा है, यहाँ कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं तो यहाँ देखो एक कंपोनेंट क्या है इसका वी नोट कॉस थीटा, इधर क्या है वी नोट साइन थीटा है। जब आप इधर से देखोगे तो वी नोट कॉस थीटा तो क्या होगा अलोंग द एक्स एक्सिस है, वहां तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको उधर ही लग रहा हो तो घसीट के लेके जाएगा, तो वो तो कंडीशन मैंने यहाँ लिखी थी। और इसमें साथ में वो भी आना चाहिए काइनेमेटिक्स में जो भी सीखा है, तो जल्दी चीज समझ में आएगी। यही तो डिफरेंस होता है, जिसका सिलेक्शन होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, जिसका नहीं होता उसको कई सारी चीजें पता ही नहीं होती है, तो राम भरोसे चल रहा होता है साल भर, 2 साल वो ऐसे निकाल देता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे थे, फिर बाद में रोता रहता है, रोएगा फिर क्या करेगा, क्योंकि साल भर 2 साल तो उसने समझना ही नहीं चाह कि क्या चल रहा था, क्या पढ़ना था चाहिए था मुझे, क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, कहाँ एनर्जी लगा दी कहाँ नहीं लगा दी भगवान जाने, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो ऐसा नजर आएगा ना मुझे, ये विजुलाइज होगा तो बात बनेगी, विजुलाइज नहीं होगा तो नहीं बात बनेगी। मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, देखो ना
एक्स एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस किधर है, फिर से देख लो भाई अच्छे से। ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, इधर से देख रहे हैं हम अलोंग द एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो ऐसा नजर आएगा। तो पार्टिकल को कौन घुमा रहा है, वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट कॉस थीटा तो अंदर की तरफ है, तो वो तो इसके हिसाब से अलोंग द एक्स एक्सिस हम बात कर ही रहे हैं। ये तो वही हो गया कि सर्कल में घूम रहा है बस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया ना। ये तो मैंने आपको वहां भी बताया था, इसमें जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था तो उसमें पार्टिकल आगे नहीं जा रहा था, बस घूम रहा था ऐसे, तो अपने को दिख तो ऐसे रहा कि ऐसे घूम रहा है इस सर्कल में, आर रेडियस के सर्कल में। तो वही है जो आप पहले बता चुका हूँ मैं आपको, कोई नया नहीं है यहाँ। और बस इतना सा पार्ट ये था, जो कि इसको कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है। तो इस तरह से करना था बस। उसके बाद में टी टाइम बाद यहाँ पहुंचा तो ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का पे सर्कुलर मोशन आता है तो करेंगे, नहीं तो बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के। और क्या, तो वही तो कहते हैं, ये जो चीजें पढ़ाई जाती है उसको याद तो करो, कुछ चीजें तो याद भी करनी पड़ेगी, नहीं समझना भी पड़ेगा। आ जाएगा इस तरह से, ये ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, इतना था हो जाएगा। अब क्या है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन आपकी शीट में दिए हूँ, आप क्वेश्चन आपको करेगा नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो कैसे करना है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा है तो कॉन्सेप्ट ये लगाना जो मैंने यहाँ बताया आपको, ये जो बेसिक मेथड बताया ना, यही करना है, क्योंकि उस केस में लॉजिक नहीं काम करेगा। यहाँ तो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म था, इसलिए हो गया, है ना। लेकिन अगर वेरिएबल है तब अपने को जो भी हमने किया ना, इंटीग्रेशन वाला मेथड जो है वो पूरा वही करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में नहीं रखेंगे। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। पार्टिकल को हम लोग यहाँ से ऐसे देखेंगे कि अनडिवेटेड जाना चाहिए, उस पर क्या क्या फोर्स लगना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसके अलोंग लगाता हूँ, मैंने इस पे चार्ज पार्टिकल है मान लो ये, तो क्यू है और इसका मास है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया है, और इसकी जो वेलोसिटी वो इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है। यानी ई वेक्टर इक्वल टू हमारे पास में ई जे कैप है, और बी वेक्टर इक्वल टू बी के कैप है। ओके, और वेलोसिटी इधर है, हमें इसको अनडिवेटेड भेजना है, तभी तो हम बात कर पाएंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी इसकी वेलोसिटी को सिलेक्ट कर पाएंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ फिक्स है, यूनिफॉर्म है, लेकिन परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी भी इसके परपेंडिकुलर है ना। तो क्या होगा यहाँ, अगर ये अनडिवेटेड जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग undeviated, if charge particle is moving undeviated, then net force must be zero इस केस में। तो हमारे पास लॉरेंस फोर्स क्या है, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये जीरो होना चाहिए, तो रहेगा क्यू ई आई कैप प्लस क्यू वी आई कैप क्रॉस बी के कैप, ये हमारे पास है। ये लिख लो भाई पहले आप।
लिख लिया? हाँ सर। ये भी लिख लिया था कभी? अब यहाँ देखो क्यू ई आई कैप, यहाँ क्या है देखो, क्यू वी बी आई क्रॉस के कैप, क्या मिलेगा? माइनस जे, माइनस, तो गड़बड़ किया हमने यार, ये जे कैप है दरअसल, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जे कैप डायरेक्शन में है ना, ये जे कैप है। यहाँ क्या मिलेगा आपको? देखो आई क्रॉस के कैप क्या मिलेगा? माइनस जे कैप मिलेगा ना, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये, यानी जे कैप तो जीरो होगा नहीं। तो हमारे पास जे कैप तो जीरो है नहीं, तो क्या हो गया देखो, क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी। तो आप यहाँ बता सकते हो कि वी कितना होना चाहिए, तो ई और बी। तो अगर कोई पार्टिकल मान लो इस रीजन में एंटर किया, तो आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ई मालूम होगा और बी मालूम होगा, ये बता सकते हो कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से जा रहा है। इसलिए इसको वेलोसिटी सिलेक्टर ही बोलते हैं हम लोग। आगे बात समझ में? क्योंकि जो भी पार्टिकल अनडिवेटेड जाएगा वो यहाँ से पता चल जाएगा इसका, उसका, उसकी वेलोसिटी क्या है। मेरे पास से, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना? ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो इस बारे में ये बात हो गई है। अब बात करते हैं कि करंट कैरिंग वायर है मान लो। तो करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो रेस्ट पर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वहां अगर मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने उस वायर को रखा तो उस पर फोर्स लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज पर अगर कोई कोई मूविंग चार्ज अगर कोई वहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें क्या होता है? फोर्स आता है। क्या फोर्स आता है? क्यू वी क्रॉस बी। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वो यही है कि फोर्स on a current carrying wire, force on a current carrying wire when it is placed in external magnetic field। ठीक है? अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, इसलिए हम लोग स्मॉल एलिमेंट पे बात करेंगे। इस पे बात करेंगे स्मॉल एलिमेंट, यानी स्मॉल करंट कैरिंग वायर में लूंगा तो मैंने मान लिया कि ये स्मॉल वायर है, इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान लिया कि डेल्टा एल है, और इसमें जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हमने लगा रखा है, तो आप देख रहे हो अगर करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? नीचे मूव कर रहा है। किस स्पीड से? बीडी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब हम बात करें स्मॉल एलिमेंट की, तो आप देखो कि फोर्स ऑन एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो माइनस ई बी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना, ये फोर्स होगा। एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बी डी है। तो हमने अभी सीखा है, चेक सीखा है, पहले सीखा क्यू वी क्रॉस बी, वो लगाया मैंने यहाँ। ओके, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो अगर एन है,
तो फिर फोर्स क्या लिखोगे, एन एफ ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर ना, यानी माइनस एन ई बी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ, इसकी वीडी नीचे की तरफ है, डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने मित्तल, डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या होगी, हाँ सर। डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ, सर किस केस में? आपको मेरी आवाज हेलो, नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर। तो किस केस में पूछ रहा हूँ मैं, आप ही से पूछ लेता हूँ, चलो किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, सर इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है और करंट ऊपर। तो फिर बताओ, अभी मेरे से कह रहे थे आपकी कौन से केस में सर, आप खुद ही बता रहे हैं, इसी सर, केस में पूछूंगा ना बेटा मैं, तो इस केस में डेल्टा एल की डायरेक्शन क्या होगी, सर डेल्टा एल की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। इसलिए कहते हैं बेटा पीछे का तो कुछ पता वता है नहीं हमें, तो क्या समझ में आएगा, टॉपिक कुछ नहीं समझ में आने वाला हो तो। अरे बोला ना डेल्टा एल की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में लिखवाया था, तो एक नोट लिखवाया था ना आगे, अरे जब मैं बाइट साउट लॉ पढ़ा रहा था तब लिखवाया था ना कि डेल्टा एल की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन में होती है, एक नोट लिखवाया था ना, हाँ डेल्टा सर। एल की डायरेक्शन क्या है, आई की डायरेक्शन में होगी ना, तो आई की डायरेक्शन ऊपर है, डी की डायरेक्शन नीचे है, इसका मतलब डेल्टा एल कैप इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस बी डी कैप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, ये मतलब होता है यहाँ, क्योंकि डेल्टा डेल्टा एल कैप की डायरेक्शन ऊपर है, बीडी कैप की डायरेक्शन नीचे है, माइनस लगाया तो दोनों सेम डायरेक्शन हो गए ना। हम्म, पता नहीं सर, हो गया होगा, हमें क्या लेना देना। अबे ये कर सकते हैं क्या ऐसा, हाँ सर। कर सकते हैं ना बेटा ऐसा, हाँ। हाँ क्या लिखोगे, ए फैक्टर इक्वल टू माइनस एन ई, बीडी को क्या लिखोगे, बी डी कैप लिख सकते हो, क्या मतलब है सर, लिख दो जो लिखना है लिख दो, आपकी मर्जी है, उसमें क्या है, जो आप कह लेंगे वही ठीक है, हमें कौन सा वहां लड़ाई झगड़ा करना है, क्यों। तो ये आ गया भाई हमारे, अभी इसको यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ देखो, हमें मालूम है सिंस आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई ए बी डी, ये होता है भाई, प्रोन्नति, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, हाँ कहाँ पढ़ा हाँ था, सर। कहाँ पढ़ा था, अ, सर कैपेसिटेंस वाले में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैडम रिवाइज भी करना होता है, जो पढ़ाया जाता है ना वो रिवाइज भी करना होता है, इसलिए तो 21 दिन बाद एग्जाम क्यों लेते हैं हम लोग, कि आप लोग रिवाइज कर लें, पढ़ाई कर लें, हाँ इसीलिए लेते हैं। मैडम ये वहाँ पढ़ा था हमने, मैकेनिक्स में पढ़ाता है, रोटेशनल मोशन में बताया तो था आपको ये, कौन बताएगा, कहाँ पढ़ा था भाई ये, मैं भी भूल गया हूँ, अभी तो मुझे भी याद था पर आरबीडी में। आरबीडी में देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। आरबीडी में पढ़ा था, कौन है भाई ये, बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हम लोगों ने, ये कहाँ पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आरबीडी में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था ना, क्या था हेडिंग, क्या डाला था भाई, जो मेटालिक वायर था उसमें मैकेनिज्म करके बात हो रही थी हमारी, तब वहां बात करी थी मैंने, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, ये एरिया क्रॉस सेक्शन था, है ना, तो इसका ये एरिया क्रॉस सेक्शन है,
आगे बात समझ। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब पता ही नहीं है तो एन क्या है भगवान जाने, ए क्या है वो भी भगवान ही जाने, है ना, बीडी क्या है वो भी भगवान ही जाने। हमें तो यही मालूम नहीं है कि आरबीडी पढ़ा था कि एनएलएम में पढ़ा था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो अगर ऐसा है तो एन इंटू, अगर मैं एन इंटू ए डेल्टा एल करता हूं तो ये क्या हो गया है, ये कैपिटल एन की वैल्यू आ गई ना मेरे पास में, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है ना वो ए है, डेल्टा एल इसकी लेंथ है। एक सिलेंडर की तरह हो गया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ए डेल्टा एल हो गया। इस एन की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे पहले। तुम्हारे पास ए फैक्टर इक्वल टू आ गया माइनस एन ए डेल्टा एल ई, ये हो गया वी डी कैप क्रॉस बी वेक्टर। वीडी को बाहर निकाल लो, डेल्टा एल को अंदर कर देंगे, माइनस के साथ अंदर ले जाएंगे तो एन ई ए वी डी, और माइनस के साथ तो डेल्टा एल वी डी कैप क्रॉस बी। यहाँ देखो आप, माइनस बी डी कैप को क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा एल वेक्टर लिख सकता हूं। ये क्या हो गया मेरे पास में आई, और ये क्या हो गया डेल्टा एल कैप क्रॉस बी वेक्टर। तो देयर फॉर ए वेक्टर इक्वल टू आ गया आई डेल्टा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फोर्स आ गया देखो हमारे पास। तो करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स आ गया वो ये आपके बोर्ड में भी है, तो याद रखिएगा, ये डेरिवेशन मैंने बता दिया और इसको याद कर लेना। नहीं समझ में आया तो याद कर लेना, बोर्ड में पास होना है तो, है ना। तो ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये याद होना चाहिए, लिख लो और रिवाइज करो यार। कहीं भी कहीं थोड़ी मिला दी, करंट करंट की बात कर रहे हैं तो आरबीडी में करंट चला गया, वाह यार। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कैपेसिटर में कहाँ पढ़ाया था मैंने तो कभी बात ही नहीं करी कैपेसिटर में, तो आई थी तो करंट की बात करी, पर एन ई ए बीडी की कहाँ बात करी थी, करी थी क्या, पता नहीं, ध्यान नहीं हो। देख लिया आप लोगों ने। अभी आपको समझाते देखो, पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, बी अंदर है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लग रहा है, आरुषि आप बताइए तो, इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लग रहा हुआ है यहाँ, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, बी नीचे की तरफ है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर है, सर एक बार इसकी साइड थोड़ा स्पेस साइड करेंगे क्या सर? क्या क्या, नहीं सर वो लिख रहा था ना, लिख रहा। हाँ हाँ लिख लो लिख लो। सर नीचे की तरफ
अच्छे से समझ के करो, समझ के ऐसे नहीं। बीडी किधर है? अलोंग दी माइनस जे कैप है, हाँ और पी along the किधर है? wire माइनस के कैप है, हाँ और ये इलेक्ट्रॉन है, यानी uh, इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नेगेटिव चार्ज है। अब सोचो किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड में लग रहा है, क्लियर है ना? हाँ समझा। लेफ्ट में लग रहा है। लिख लिया सबने? हाँ सब। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उधर लग रहा है, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन सब पे फोर्स उधर लग रहा है। इस फॉर्मूले से भी देखो, डेल्टा एल किधर है? आई के डायरेक्शन में है। बी किधर है? नीचे है। इसको फोर्स इधर ही तो लग रहा है। डायरेक्ट आप अब करंट के फॉर्म में बात करोगे, अब इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करोगे। और डेल्टा एल हमेशा आई की डायरेक्शन में होगा। इसको फोर्स किधर लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है, यानी इस वायर पर। तो हमेशा मिड पॉइंट पर देखेंगे, यानी इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो मिड पॉइंट पर होगी, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। क्योंकि स्मॉल है वैसे भी, तो हमेशा जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ मिलेगी अपने को? यहाँ मिड पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है इस केस में, जो फोर्स है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल टू आई डेल्टा एल बी साइन थीटा एन कैप। यानी थीटा क्या है? डेल्टा एल और बी का बीच का एंगल है। और एफ तो हमेशा डेल्टा एल के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, उसके बिना तो भैया टॉपिक होने वाला नहीं है। सत्यम शिवम, ये बात सही कहा क्या मैंने कि एफ डेल्टा एल के परपेंडिकुलर होना चाहिए? ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। और बी के भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए कि कहीं और एंगल पे होना चाहिए? बोलिए। सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे किसी वायर को, किसी फाइनाइट लेंथ वायर को, या कोई सर्कुलर लूप है मान लो उसको, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, या आर्बिट्री शेप है मान लो वायर की, तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म के लिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म के लिए बात कर लेते हैं। तो force on a wire when placed, लेकिन अब वायर मतलब करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर आप लिख सकते हो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में पहले नहीं लिखा है मैंने, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है वो, तो तभी तो मैंने डेल्टा एल लिया। तो पहला केस ले रहे हैं, स्ट्रेट वायर है मान लो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ
करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर है, मान लो, है ना। तो ये वायर हमारे पास में ऐसा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें आई करंट जा रहा है, ये मान लेते हैं ये P है, ये Q है, और B अंदर की तरफ लगाए रखा हमने। इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ, ये L है, कैपिटल L है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट लेंगे। जैसे अगर मैंने ये स्मॉल एलिमेंट लिया, तो ये DL1 वेक्टर है, इसको फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो इसको फोर्स इधर लगेगा। फिर मैंने DL2 लिया, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इन सबका फोर्स तो ऐड होगा ना। कैसे लिखेंगे, यानी F वेक्टर इक्वल टू जो मिलेगा वो लिखेंगे DL1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इंटू I प्लस I इंटू DL2 क्रॉस, क्योंकि हर एलिमेंट पे B तो सेम ही है, प्लस I DL3 क्रॉस B वेक्टर। तो हमारे पास आ गया F वेक्टर इक्वल टू I, हो जाएगा DL1 DL2 एंड सो ऑन क्रॉस B वेक्टर। ये क्या है, ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा ना। इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। तो आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो इसको फोर्स किधर लगेगा, अब ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका मिड पॉइंट पे देखेंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगी, मिड पॉइंट पर। फोर्स इधर की तरफ होगा एफ वेक्टर, यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये L/2 होगी। और फोर्स किधर है, इसको लेफ्ट साइड में लग रहा है, L क्रॉस बी, है ना, क्योंकि बी नीचे की तरफ है, एल इधर है, तो L क्रॉस बी इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आ जाएगा। वो पहले वाला लिखवा दिया था कि मैंने आपको, या तो इसको भी लिख लो। लिख लिया। हाँ हाँ सर। दूसरा है हमारे पास में, दूसरा केस आर्बिट्रेरी शेप है। आर्बिट्रेरी शेप वायर, आर्बिट्रेरी शेप वायर, तो यानी इस तरह का शेप का वायर है। ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ लगा रखा है।
है ना, तो बी अंदर की तरफ है, और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो ये है, तो मैंने एल ले लिया है। दोनों एंड को मिलाने वाले जो दोनों एंड को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो एल है। अब यहाँ देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो यहाँ डीएल इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट तो ऐसे जा रहा है, तो ये होगा डी एल वन वैक्टर। इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर लग रहा है, डी एल टू वैक्टर, इसको फोर्स इधर लग रहा है। अगर इसकी बात करेंगे, इसको फोर्स इधर कहीं लग रहा है, ये डी एल थ्री, यानी यहाँ भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू आई डी एल वन, डी एल वन वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस आई डी एल टू क्रॉस बी वैक्टर एंड सो ऑन। यहाँ भी देखो आप, डी एल वन वैक्टर प्लस डी एल टू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब ये सब मिला के डी एल वन डी एल टू डी एल थ्री मिला के ये अल्टीमेटली यही तो है, भूल याद है, सबका रिजल्टेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है, एल वेक्टर ही तो मिल रहा है, यानी आई पी टू क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल रहा है। ये क्या हो जाएगा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सत्यम शिवम, ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो ये डॉटेड लाइन में यहाँ बना रहा हूँ, ये डॉटेड, तो आप देखोगे कि इसका भी मिड पॉइंट से देखेंगे तो इसको नेट फोर्स दरअसल ये इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके परपेंडिकुलर, और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से ये एल बाई टू होगी। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, लिख लो इसको। लिख लिया? हाँ सर। अब नेक्स्ट है कि अगर क्लोज लूप होता और वो कंप्लीटली इनसाइड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड के, थर्ड केस है क्लोज्ड लूप completely inside the magnetic field। कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर कुछ पार्ट बाहर भी होगा तब फोर्स जीरो नहीं होगा। मान लो जैसे कि ये लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसमें मालूम है नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मधुकरण मुझे एक चीज बताइए, अगर मान लो कोई वेक्टर इधर है और ये वेक्टर कोई दूसरा इधर है,
और तीसरा वेक्टर इधर आ जाता है, मान लो इसी के टेल पर आ जाता है पहले वाले वेक्टर के, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? मधुकरण है ही नहीं। हाँ बोलो मधुकरण। हाँ सर। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? में सर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन होगा। हाँ हाँ, तो ये फाइनल जो वेक्टर है सी, उसका उसका जो हेड है ना वो पहले वाले के टेल पे आ जाता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इसलिए फिजिक्स टफ हो जाता है, टफ तो है ही, क्योंकि ये पढ़ा था हमने 11th में, उसके बाद कई बार यूज किया है। रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा, मतलब मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा, फिर प्रोजेक्टाइल में चले गए, फिर रिलेटिव मोशन में चले गए, फिर हमने एनएलएम में भी पढ़ा, फिर हमने फ्रिक्शन में भी पढ़ा, फिर हमने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा, फिर हमने आरबीडी में भी पढ़ा, फिर हमने कई जगह, फिर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आए हम लोग, उसके बाद यहाँ भी आ गया, उसके बाद भी बेसिक पता ही नहीं है, इसलिए फिजिक्स टफ है। होगा ही, कुछ आता पता ही नहीं है। इसका रिजल्टेंट जीरो होगा ना यार, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा ना। हम्म? वही चीज यहाँ देखने जा रहा हूँ मैं, इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बी अंदर है, तो यहाँ से स्टार्ट किया मान लो आपने, तो आप डी एल यहाँ जाओगे, आप DL1 वेक्टर, फिर नेक्स्ट वाला जाओगे DL2 वेक्टर, और वापस घूम के यहाँ आओगे तो ये वाला मिलेगा ना आपको, तो मान लो DLN वेक्टर मिला मान लो, तो लास्ट वाले की टेल इसके, इस हेड जो है इसके टेल पे आ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया यहाँ? यानी DL1 वेक्टर, DL2 वेक्टर, DLN वेक्टर, इन सब का रिजल्टेंट जीरो आएगा ना। सबका रिजल्टेंट जीरो आएगा, इसका मतलब क्या हो? मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, तो आप क्या लिखोगे? F वेक्टर इक्वल टू I DL1 क्रॉस B वेक्टर प्लस I DL2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस I DL3 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो आप, I DL1 वेक्टर प्लस DL2 वेक्टर प्लस DL3 वेक्टर, है ना, क्रॉस B वेक्टर, ये सब मिला के क्या हो गया? जीरो, तो जीरो आ गया। तो जब भी कोई भी क्लोज लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर फोर्स हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या रहेगा? फोर्स उस पर हमेशा जीरो। तो ये मेन पॉइंट है इसके, जो आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? ये तो था यूनिफॉर्म का, नॉन यूनिफॉर्म का भी समझ लेते हैं अब, तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आई मतलब I0 है। एक वायर यहाँ है, इसी के प्लेन में है, और इसको हमने यहाँ हिंच किया हुआ है। इसकी ये जो डिस्टेंस है वो A है, और ये जो डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि B है, यानी इसकी लेंथ क्या होगी? B माइनस A होगी।
और इसमें करंट जो है वो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। इसमें मैंने मान लिया कि आई करंट फ्लो कर रहा है। हमें बताना है कि इस पर फोर्स कितना होगा, लेकिन इस वायर की वजह से आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। वो जो भी ऊपर कर रहे थे वह तो नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स निकालेंगे, फिर इंडिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमने देखा कि हर एलिमेंट पर देखो आप बी सेम था, लेकिन यहाँ हर एलिमेंट पे जाओगे तो बी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि इन्फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, साइज सर्जन आप बताएंगे क्या होता है इन्फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पर ये लैम्बडा बाय आर, लैम्बडा बाय आर। होता है? बताओ। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया यार, बताइए। तो क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो किसी आर डिस्टेंस पे क्या होता है, म्यू नॉट आई, इस केस में आई नॉट है तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट पर अलग अलग है। एक तो वो निकालेंगे इस पर फोर्स क्या है, दूसरा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालेंगे। वो जो रिजल्टेंट फोर्स इस पर लग रहा होगा, है ना। तो एक तो रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, उस रिजल्टेंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। एक तो नेट फोर्स निकालना है, जो नेट फोर्स आएगा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, मतलब किस पॉइंट पर, यानी इसके रेस्पेक्ट में, यानी उस फोर्स को कहाँ लगाएं कि टॉर्क हमारा सेम आ जाए। अलग अलग की वजह से निकालेंगे टॉर्क, और उसकी वजह से टॉर्क निकालेंगे, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो फाइंड दी फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, फाइंड दी फोर्स ऑन पी क्यू वायर and also find the point of application with respect to point P। ये लिखना, लिख लिया आप लोगों ने ऊपर का, लिखने दिया था मैंने उधर, ये सबने लिख लिया था भाई इधर का। हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिख लिया था, लिख लिया था कि नहीं लिखा था, लिखा तो लिखो जल्दी से। लिया सर। तो अब यहाँ क्या है, रन इधर फ्लो कर रहा है, तो पहले फोर्स निकाल लेंगे। तो आप खुद ही देखिए कि अगर मैं वहां से x डिस्टेंस पे आ रहा हूँ, और ये dx एलिमेंट मैंने लिया, तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं ना, आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें। और बी इस वायर की वजह से किधर होगा, अंदर की तरफ होगा ना बी, तो यहाँ
इस वायर की वजह से, इनकरेंट वायर की वजह से बी अंदर की तरफ है, तो आप देख लो कि डी एक्स यानी डेल्टा एल इधर है, बी अंदर है, तो डेल्टा एल क्रॉस बी यानी इसको फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है ना। और बी और डेल्टा एक्स के बीच में एंगल क्या है यहाँ, 90 डिग्री है। तो डी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आई डी एक्स इंटू बी ना। तो आई इंटू डी एक्स इंटू बी, तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स, और इसको इंडिकेट करेंगे ए से बी। कहाँ से इंडिकेट करेंगे, ए टू बी, ए टू बी, तभी तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, बी माइनस ए। तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको भी इंडिकेट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ फोर्स। इंडिकेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ये इंटीग्रेशन आता ही है, तो क्या मिल जाएगा, आई म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई को अलग कर लेंगे तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आई नॉट बाई 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स ए टू बी, तो नेट फोर्स आ गया। तो म्यू नॉट आई आई नॉट बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए, ये नेट फोर्स आ गया। अब यहाँ खुद आप देखिए, ये वायर हमारे पास में दिया है, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, इसमें आई करंट, आई नॉट करंट है, तो मालूम है यहाँ सबसे ज्यादा फोर्स होगा, उसके बाद फोर्स क्या कर रहा है यहाँ, ऐसे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये आप देखो, इसका नेट फोर्स तो आ गया है, क्योंकि यहाँ F1 F2 F3 जो भी होंगे सबका मिला के आ गया। अब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ इस पर लगा रहा है एफ, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या, मतलब इस पर टॉर्क की बात कर रहा हूं मैं। तो टॉर्क यानी हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां इस फोर्स को और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सबका जो टॉर्क आएगा दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कहाँ पढ़ा था, आरबीडी। आरबीडी में पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग, वापस से एक्स पे जाएंगे, और ये dx एलिमेंट पे फोर्स निकाला था हम लोगों ने अभी, क्या मिला था, df फोर्स मिला था, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ, f ये तो आ ही गया इंटू आर नॉट, और वो लिखेंगे डी एफ इंटू, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस ए, और इसको हम लोग ए टू बी इंडिकेट कर देंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स मिल जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स लगाना है अपने को इस रॉड पर या इस वायर पर, इन सबका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों मिला के क्या हो जाए, सेम। उसी के तो करेस्पॉन्डिंग हम लोग लाइन ऑफ इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये रख देंगे, तो डीएफ की वैल्यू कहाँ निकाली थी मैंने भी, तो डीएफ की वैल्यू हमारे पास में ये थी, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो क्या आ गया है, तो डीएफ की वैल्यू आ गई है आई आई नॉट म्यू नॉट 2 पाई dx बाई एक्स इंटू एक्स माइनस ए टू बी। जब वेक्टर ही नहीं आता है तो ये तो बहुत बड़ी चीज पूछी मैंने, मालूम है, ये तो इतनी बड़ी पूछी कि मतलब मत पूछो मत, क्या चीज पूछा है। तो क्या हो गया है, डी एक्स माइनस ए डी एक्स बाई एक्स, ये क्या हो गया, ए टू बी, तुम्हारे पास आ गया आई आई नॉट म्यू नॉट बाई 2 पाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, तो बी माइनस ए एल एन बी बाई ए, और हमें
इसकी वैल्यू पता ही है तुम्हारे पास आ गया। तो देयर फॉर आर नॉट इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई नॉट आई बाई 2 पाई बी माइनस ए एल एन बी बाई ए डिवाइड बाई नेट फोर्स ऊपर से लिखेंगे। तो म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एल एन बी बाई ए, और आर नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास में बी माइनस ए एल एन बी बाई एल एन बी बाई ए, ये आंसर है। यानी पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में इतनी डिस्टेंस पर अगर इस फोर्स को लगाया तो हमारा इसका टॉर्क और इंडिविजुअल जो जितना ही आया फोर्सेस इनका टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे करना, लिख लो इसको, लिख लो पहले, ये लिख लिया सबने। हाँ सर। हाँ सर। ये लिख लो। देखो ऐसा नहीं कि टफ है, टफ तो आप लोगों ने बना लिया है और रोज सुबह शाम तक यही सोच रहे हैं फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ है। पढ़ाई नहीं करना है, बस ये सोचना है सुबह शाम तक टफ है। तो दिमाग में तो पहले घुसा लिया टफ है, पढ़ाई नहीं करना है। पता नहीं ऐसा क्या टफ है आपको, ऐसा तो नहीं कि चट्टान दे दिया इसको तोड़ना है, टफ है भाई बहुत हार्ड, हार्ड चट्टान दे दी आपको, तोड़ना है इसको सुबह से शाम तक और सर पटक पटक के तोड़ना है, ऐसा तो बोला है क्या? लेकिन बना वैसा ही लिया है, एक चट्टान है और सर फोड़ रहे हैं उसके सर पे। बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, समझ में नहीं आता सर, बहुत टफ है। नहीं पढ़ोगे तो टफ ही है, और क्या है। और तो वह वही वाली बात हुई ना, काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। ऐसे फिजिक्स में पुराने कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सब होता है, सब जितना भी चीजें है ना सब यूज होती है फिजिक्स में, वो याद होना चाहिए, समझ भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, सब साथ चलता रहता है यहाँ। और अगर नहीं भी है तो कई बार चीजें बताते हैं यार, रिपीट होती चीजें कई बार बताया जाता है। अब आँख कान नाक सब बंद करके बैठे हैं और फिर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सब क्या चल रहा है, सब बंद कर लिया है भाई, सब बंद करके आराम से बैठे हैं। बेटा मेहनत करो मेहनत, इतना आसान नहीं है, जितनी आसानी से आपके टेबल पे खाना जाता है ना उतना आसान नहीं है ये। लास्ट ईयर मैंने एक बंदे को मैंने न्यूज में पढ़ा था, अपने पिताजी के साथ बेचारा दिन भर वो बंदा सब्जियां बेचता था और शाम को जाके पढ़ाई करता था। उसने IIT जेई क्वालिफाई किया था एडवांस। आई बात समझ में, आपको टेबल पे खाना मिल रहा है इसलिए आपके नखरे बढ़ रहे हैं, हाथ में दूध का गिलास मिल रहा है, इसलिए आपके नखरे बढ़ गए बड़े सारे। सुधर जाओ, पढ़ाई करो। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय। लिख लिया ना सबने, वैसे तो भेज दूंगा मैं नोट सारे। चलिए ओके भाई।